हेलो जी, वेलकम टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के मेंस के एग्ज़ाम के लिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑगस्टस के अधीन रोमन प्रशासन का वर्णन करें। ऑगस्टस रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट था। उसने 27 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक शासन किया। उसने रोमन साम्राज्य में फैली अशांति और अस्थिरता को दूर करके शांति की स्थापना की। उसने अनेक उल्लेखनीय प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक सुधार किए। उसके शासनकाल में रोम में साहित्य का भी अद्वितीय विकास हुआ। ऑगस्टस के शासनकाल में रोमन साम्राज्य ने प्रत्येक क्षेत्र में इतनी प्रगति की कि इसे ठीक ही रोमन इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ऑगस्टस के अधीन रोमन प्रशासन क्या था? सबसे पहले रोमन शांति का काल। ऑगस्टस के अधीन रोमन प्रशासन था वो रोमन शांति का काल कहा जाता है। वैसे ऑगस्टस के सिंहासनारोहण के समय, जिस समय ऑगस्टस सिंहासन पर बैठा था, उस समय अशांति और अराजकता का माहौल था, क्योंकि 44 ईसा पूर्व में रोमन सम्राट जूलियस सीजर की हत्या के बाद गृह युद्ध छिड़ गया था। ऑगस्टस, जो कि जूलियस सीजर की बहन का पोता था, उसने जूलियस सीजर की हत्या करने वालों को सजा दी। इस प्रकार ऑगस्टस के शासनकाल के साथ रोमन शांति का युग भी आरंभ हुआ, जिसे पैक्सा रोमाना कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपेट। प्रिंसिपेट क्या था? प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने जो साम्राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहा जाता है। यद्यपि ऑगस्टस एक छत्र शासक था, वह वास्तविक सत्ता का स्रोत भी था, तथापि इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश शासक नहीं। सीनेट। रोमन गणतंत्र के समय रोम की सर्वाधिक प्रभावशाली संस्था। ऑगस्टस ने केवल धनी लोगों को ही सीनेट में प्रतिनिधित्व दिया। सीनेट पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑगस्टस का नियंत्रण था। सैन्य सुधार क्या किए गए थे ऑगस्टस के द्वारा? ऑगस्टस ने सेना की संख्या को कम कर दिया, क्योंकि वह शांति का समर्थक था। 9000 प्रेटोरियन गार्ड की स्थापना की गई। स्थायी सेना का गठन किया गया। न्यूनतम 25 वर्ष तक सैनिक सेवा को अनिवार्य बना दिया गया। सेना को नियमित वेतन देने की व्यवस्था की गई। प्रांतीय शासन। ईमानदार लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया। प्रांतों में भ्रष्टाचार को दूर किया गया। अनेक करों की समाप्ति की गई थी। नगरों की स्थापना। साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए, जिनके माध्यम से साम्राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। कार्थेज, सिकंदरिया, एंटियोक आदि प्रमुख नगर थे। नगर साम्राज्यिक प्रणाली का मूल आधार थे। इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाना व वसूल करना आदि काम किए जा सकते थे। कला व साहित्य को प्रोत्साहन कैसे दिया गया था? ऑगस्टस के द्वारा रोम में भव्य मंदिरों एवं भवनों का निर्माण करवाया गया। इनमें पैथियन मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उसने ईंटों के स्थान पर संगमरमर का निर्माण शुरू कर भवन निर्माण कला को नई दिशा दी थी। उसके शासनकाल में रोमन साहित्य ने नए शिखर को छुआ। लिवी वर्जिल उस टाइम के कवि थे, और हॉरेस जो था वो ऑगस्टस के काल का प्रसिद्ध इतिहासकार था। बी के गोखले के अनुसार ऑगस्टस ने रोम को ऐसा कुशल शासन दिया जो आने वाली 2 शताब्दियों से अधिक समय तक जारी रखा गया। तो ये तो था प्रशासन। अब रोमन समाज के बारे में पढ़ते हैं। रोमन समाज तत्कालीन रोमन साम्राज्य की महत्वपूर्ण विशेषता थी। रोमन समाज की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले आती हैं 3 श्रेणियाँ। रोमन समाज उस टाइम पर 3 श्रेणियों में विभाजित था। क्या क्या? उच्च, मध्यम और निम्न। इनको बारी बारी से पढ़ लेते हैं। उच्च श्रेणी। इस श्रेणी में अभिजात वर्ग के लोग सम्मिलित थे। इन्हें सामूहिक रूप से पैट्रिशियंस कहा जाता था। इस श्रेणी में सेनेटर, नाइट, वकील, न्यायाधीश आदि आते थे। रोमन साम्राज्य के समस्त उच्च पदों पर पैट्रिशियंस ही आसीन होते थे। फिर नेक्स्ट आती है मध्यम श्रेणी, जिसे प्लेबियंस कहा जाता था। इस श्रेणी में व्यापारी, सेना से जुड़े लोग व किसान सम्मिलित थे। सामूहिक रूप से ये प्लेबियंस कहलाते थे। यद्यपि इनके पास भूमि व संपत्ति कम थी, परंतु इनका जीवन भी शांतिपूर्ण और सुखमय था। निम्न श्रेणी, इसे ह्यूमिलियोरिसिस कहा जाता था, रोमन समाज की सबसे निम्न श्रेणी थी। इसमें क्या क्या थे? दास, बंधुआ मजदूर आदि आते थे, जो अपने स्वामी के अत्याचारों से पीड़ित थे। इनकी दशा अत्यंत शोचनीय थी। ये गंदी झोंपड़ियों में रहते थे और इनका जीवन पशुओं से भी बदतर होता था। परिवार। रोमन समाज में परिवार को समाज की आधारशिला माना जाता था। एकल परिवार प्रथा प्रचलित थी। दासों को परिवार में सम्मिलित किया जाता था। पितृसत्तात्मक परिवार का प्रचलन उस टाइम पर रोमन समाज में था। स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक स्थिति थी।
स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता था। 16 से 25 वर्ष की आयु में विवाह होता था। दहेज प्रथा प्रचलित थी। वह पुत्री को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार दिया जाता था। तलाक अपेक्षाकृत आसान था। शिक्षा का प्रचलन कम था। साक्षरता शहरों की अपेक्षा गांवों में कम थी। ऑगस्टस और त्राजान के द्वारा शिक्षा के लिए कार्य किए गए थे। सैनिक प्रशासनिक अधिकारियों में शिक्षा की दर ज़्यादा थी। मनोरंजन के क्या साधन थे? रोमन समाज में लोग मनोरंजन के शौकीन थे। वर्ष में 176 दिन कोई ना कोई मनोरंजक कार्यक्रम अवश्य होता था। धनी लोग दासों व हिंसक जानवरों के मध्य युद्ध देखने के शौकीन थे। इन युद्धों को देखने के लिए विशाल अखाड़ों का निर्माण किया जाता था, जिन्हें कॉलेजियम कहा जाता था। मिट्टी, लकड़ी व धातु से बने खिलौनों का भी प्रचलन उस टाइम पर रोमन समाज में था। सांस्कृतिक विविधता, अनेक संप्रदायों व देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन था। रोमन साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, जैसे प्योनिक, बर्बर, काप्टिक, केल्टिक और लातीनी आदि। वेशभूषा की भी विविध शैलियाँ प्रचलित थी। निष्कर्ष, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रोमन समाज में अभिजात वर्ग का बोलबाला था। उसे रोमन साम्राज्य की व्यवस्था निश्चित करने का अधिकार था। यद्यपि दासों की स्थिति निम्न थी, परंतु दासों को परिवार में भी सम्मिलित किया जाता था। रोमन समाज की विविधतापूर्ण जीवन शैली इसे अन्य समाजों से अलग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का पतन। रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ था? रोमन साम्राज्य की विशालता, रोमन शासकों की साम्राज्यवादी नीति, रोमन शासकों का विलासितापूर्ण जीवन, उत्तराधिकार कानून का अभाव, रोमन साम्राज्य का विभाजन, दुर्बल सेना, आर्थिक पतन और विदेशी आक्रमण। ये कुछ एक कारण थे रोमन साम्राज्य के पतन के। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, मेसोपोटामिया में शहरीकरण के कारण। अत्यधिक कृषि उत्पादकता। शहरीकरण के क्या क्या कारण थे कि मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले शहरों की स्थापना हुई? अत्यधिक कृषि उत्पादकता। मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में अत्यधिक कृषि उत्पादन होता था, जो उस समय विश्व में सबसे अधिक कृषि उत्पादक क्षेत्रों में आता था। अत्यधिक कृषि उत्पादन से अधिशेष में वृद्धि हुई। इस प्रकार शहरीकरण को बढ़ावा मिला। श्रम विभाजन। अत्यधिक उत्पादन से क्या हुआ? लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी, जिससे उन्नत सोच जो थी वो विकसित हुई। अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करने वाले एक स्थान पर एकत्र रहने लगे। ये सभी आत्मनिर्भर नहीं थे, इन्हें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे श्रम विभाजन हुआ व शहरीकरण की शुरुआत हुई। धातुओं व पत्थरों की कमी। मेसोपोटामिया में धातुओं व पत्थरों की कमी थी, जिस कारण इसे दूसरे क्षेत्रों से आयात किया जाता था। वहाँ से इसे संबंधित कार्य करने वाले अलग अलग कारीगरों द्वारा भंडारण करके क्षेत्रों में पहुँचाया जाता था। इस प्रकार अलग अलग कार्य करने वाले लोगों की परस्पर निर्भरता से उनमें निकटता आई और शहरीकरण को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है जल परिवहन। जल परिवहन का क्या योगदान था? मेसोपोटामिया, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 2 नदियों के बीच की भूमि। दजला व फरात नदियों ने शहरीकरण के विकास में अहम भूमिका निभाई। पहला तो इन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी, और दूसरा इन नदियों द्वारा होने वाला व्यापार। इस कारण इन नदियों के किनारे विश्व के प्रथम शहरों की स्थापना हुई। जल परिवहन द्वारा व्यापार सस्ता भी होता था और जल्दी भी होता था। मंदिरों की भूमिका। क्या भूमिका थी शहरों के निर्माण में मंदिरों की? देवताओं की पूजा का केंद्र बिंदु मंदिर ही होता था। मेसोपोटामिया में मंदिरों के इर्द गिर्द नगरों का निर्माण हुआ। लोग देवी देवता के लिए अन्न, दही व मछली लाते थे। समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने का स्थान मंदिर ही होते थे। इस प्रकार शहरों के विकास में मंदिरों की भूमिका अहम है। तो ये तो थे शहरीकरण या नगरीकरण के कारण। नगरीकरण का महत्व क्या था? नगरों के निर्माण के कारण समाज का विकास हुआ। नगरों के निर्माण के कारण अनेक संस्थाओं का उदय हुआ। उद्योग व व्यापार को प्रोत्साहन मिला। शिक्षा का विकास हुआ। लोगों को रोजगार मिला। आपसी एकता व विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ। अगर आपके पास टाइम है तो इन पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो 2-2, 3-3 लाइन में। फिर नेक्स्ट, लेखन कला का विकास। लेखन कला का विकास, इसका अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कि मेसोपोटामिया में शहरों के निर्माण में या शहरों के उदय में लेखन कला के विकास की भूमिका का वर्णन करें, या मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास किस तरह से हुआ, या लेखन कला का योगदान जो था वो मेसोपोटामिया के विकास में क्या था, उस चीज़ को आप स्पष्ट कीजिए। तो लेखन कला का विकास कैसे हुआ? किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानने के लिए उस देश की लिपि व भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रारंभिक नगरों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि लेखन कला का विकास था। इसे सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण चरण
माना जाता है। कैसे कैसे हुआ? मेसोपोटामिया में सर्वप्रथम लिपि की खोज सुमेर में 3200 ईसा पूर्व में हुई थी। इस लिपि का आरंभ वहाँ के मंदिरों के पुरोहितों ने किया। उस समय मंदिर विभिन्न क्रियाकलापों व व्यापार का केंद्र होते थे। पुरोहित मंदिरों की आय व्यय का विवरण व मंदिरों को मिलने वाले सामानों को जानवरों जैसे चित्र बनाकर उनकी संख्या भी लिखते थे। इससे वस्तुओं को याद रखना सुगम हो जाता था। इस प्रकार मेसोपोटामिया में चित्रलिपि का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया के लोग विशेष प्रकार के चिन्ह बनाकर लिखते थे, जिसे कीलाकार चिन्ह कहा जाता था। कीलाकार लिपि का प्रचलन 2500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। इस लिपि का प्रयोग शब्दकोश बनाने, भूमि हस्तांतरण को कानूनी मान्यता देने व राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कदी ने ले लिया। 1400 ईसा पूर्व से आरामाइक का प्रचलन आरंभ हुआ। मेसोपोटामिया में लिपि के विकास के बावजूद साक्षरता दर जो थी वो कम थी। लेखन कला की देन क्या देन थी? लेखन कला के कारण सम्राट के आदेशों को कानूनी दस्तावेजों का रूप देना संभव हुआ। मेसोपोटामिया खगोल विज्ञान व औषधि विज्ञान में उन्नति लेखन कला के कारण ही हुई थी। वर्गमूल, चक्रवर्ती ब्याज, गुणा भाग आदि मेसोपोटामिया की ही देन है। वर्ष का महीनों में विभाजन, महीनों का 4 हफ्तों में विभाजन, दिन का 24 घंटों में विभाजन, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का ज्ञान भी मेसोपोटामिया की ही देन है। तो ये तो था मेसोपोटामिया का वाला क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आता है मेइजी पुनर्स्थापना। जापान में मेइजी पुनर्स्थापना का वर्णन करें। तो सबसे पहले मेइजी पुनर्स्थापना को जापान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। 1868 ईस्वी में मुत्सुहितो जापान का नया सम्राट बना। वह टोक्यो में सिंहासनारूढ़ हुआ। सिंहासन पर बैठते समय उसने मेइजी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है प्रबुद्ध सरकार। मुत्सुहितो ने 1912 ईस्वी तक शासन किया। कितने तक? 1912 तक। मेइजी काल में जापान में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार किए गए, जिससे जापान एक शक्तिशाली व आधुनिक देश बन गया। मेइजी काल के दौरान हुए सुधारों व परिवर्तनों का उल्लेख इस प्रकार है। तो इन पॉइंट्स को आप इस तरह से फ्लो चार्ट बनाकर भी पहले लिख सकते हो और उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम सीधा एक्सप्लेनेशन वाला देख लेते हैं। ये देख लीजिए पहले ये, और उसके बाद सामंतवादी प्रथा का अंत। सबसे पहला पॉइंट है जापान के एकीकरण में सामंतवादी प्रथा बाधक थी। अतः जापान में 1871 में सामंती प्रथा के अंत की घोषणा कर दी गई। सामंतों से विशेषाधिकार छीन लिए गए, परंतु ऐसा करते समय सामंतों के कुछ हितों का ध्यान भी रखा गया। उनके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई व कुछ सामंतों को राष्ट्रीय सेना में शामिल कर लिया गया। आर्थिक सुधार क्या किए गए थे? मेइजी काल में जापानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा फुकोकू क्योहे का नारा दिया गया। फुकोकू क्योहे का अर्थ होता है समृद्ध देश और मजबूत सेना। इसके अंतर्गत क्या किया गया? सबसे पहले औद्योगिक विकास किया गया। कैसे किया गया? उद्योगों के विस्तार के लिए 1870 में जापान में उद्योग मंत्रालय की स्थापना की गई। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, शस्त्र उद्योग आदि की स्थापना की गई। मित्सुबिशी एवं सुमितोमो नामक व्यापारिक कंपनियों को उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष सुविधाएं दी गई। उद्योगों की स्थापना में जायबात्सु नामक धनी परिवारों का विशेष योगदान रहा था। कृषि का विकास कैसे किया गया? मेइजी काल के दौरान 1872 में जापान में किसानों को भूस्वामी स्वीकार कर लिया गया। बेगार प्रथा का अंत कर दिया गया। उपज बढ़ाने के लिए किसानों को उत्तम प्रकार के बीज प्रदान किए गए। पशुओं की नस्ल सुधारने के प्रयास भी किए गए। किसानों को परंपरागत ढंग को छोड़कर आधुनिक ढंग से कृषि करने के लिए प्रेरित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन और मुद्रा सुधार। जापान में 1870 से 72 के बीच टोक्यो व योकोहामा के बीच प्रथम रेल लाइन बिछाई गई। मुद्रा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिसके लिए 1882 ईस्वी में बैंक ऑफ जापान की स्थापना की गई। संवैधानिक सुधार क्या किए गए? मेइजी शासन के अंतर्गत 1889 में नए संविधान को लागू किया गया। इस संविधान के अनुसार सारी शक्तियां सम्राट को दे दी गई। सम्राट को सभी नियुक्तियां, युद्ध और संधि करने का अधिकार दिया गया। डाइट का अधिवेशन बुलाने का अधिकार दिया गया, लेकिन सम्राट डाइट की अनुमति के बिना लोगों पर नए कर नहीं लगा सकता था। और नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए थे। न्यायिक सुधार क्या किए गए थे? 1882 ईस्वी में जापान में नई दंड संहिता को लागू किया गया। ऐसा करते समय फ्रांस व जर्मन न्याय पद्धति को आदर्श माना गया। दीवानी व फौजदारी कानूनों को अलग अलग परिभाषित किया गया। कठोर दंड प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। रोज़मर्रा की जिंदगी में बदलाव क्या किए गए? जापानी लोगों के अमेरिकी व पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आने से पश्चिमी पद्धतियों को
अपनाया गया। एकल परिवार का प्रचलन बढ़ा। पश्चिमी वेशभूषा का प्रचलन बढ़ा। 1899 ईस्वी में जापान में सिनेमा की स्थापना की गई। पश्चिमीकरण और परंपरा। कैसे अपनाया गया पश्चिमीकरण को? फुकुजावा युकिची, जो एक जापानी बुद्धिजीवी थे, उनका कहना था कि जापान को अपने आप में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए, अर्थात एशियाई लक्षणों को छोड़कर पश्चिमीकरण को अपनाना चाहिए, तभी जापान अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार। जापान में 1871 ईस्वी में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। 6 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। 1871 ईस्वी में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तकनीकी शिक्षा को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। पश्चिमी प्रसिद्ध पुस्तकों का जापानी भाषा में अनुवाद किया गया। 1901 ईस्वी में जापानी महिला विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। निष्कर्ष। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मेजी स्थापना जापानी इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। मेजी सरकार के समय जापान एक पारंपरिक देश से आधुनिक देश के रूप में या फिर आधुनिक देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया, जो प्रत्येक क्षेत्र में अपने समकक्ष देशों से आगे था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी प्रथम अफीम युद्ध। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात अफीम भारी मात्रा में चीन लानी आरंभ कर दी। इतनी भारी मात्रा में चीन में अफीम लाने से वहाँ के नागरिकों का नैतिक पतन होने लगा व चीनी सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए गए। अंततः ब्रिटिश सरकार ने अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए युद्ध का बिगुल बजा दिया। प्रथम अफीम युद्ध के कारण क्या थे? चीन व ब्रिटेन के तनावपूर्ण संबंध, विदेशी व्यापारियों का शोषण, विदेशियों पर कठोर प्रतिबंध, अफीम व्यापार, ब्रिटिश अपराधियों पर चीनी कानूनों से असंतोष और तत्कालिक कारण। ये इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है भाई, देख लीजिएगा आप लोग। फिर आती है प्रथम अफीम युद्ध की घटनाएं। अंग्रेज सैनिकों व चीनी सैनिकों के मध्य प्रथम मुठभेड़ नवंबर 1839 को हुई, जिसमें ब्रिटिश सेनाओं ने चीनी सेना के 3 युद्धपोत नष्ट कर दिए। चीन की सरकार ने 1840 को ब्रिटेन के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। चीनी सेना ब्रिटेन की आधुनिक सेना व शस्त्रों का सामना नहीं कर सकी और विवश होकर चीनी सम्राट ने अंग्रेजों के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप 29 अगस्त 1942 में युद्ध संधि हुई, नॉनकिंग की संधि, और युद्ध समाप्त हो गया। शर्तें क्या थी इस संधि की? चीन की 5 बंदरगाहों को अंग्रेजी व्यापार के लिए खोल दिया गया। हांगकांग का द्वीप ब्रिटेन को दिया गया। अंग्रेजी नागरिकों पर अंग्रेजी कानूनों को मान्यता दी गई। क्षतिपूर्ति के रूप में चीन ने हर्जाना देने का वचन दिया। को होंग को भंग कर दिया गया। अब ब्रिटिश व्यापारी स्वतंत्र रूप से चीन में व्यापार कर सकते थे। और प्रभाव क्या पड़ा? ब्रिटेन और चीन का जो अफीम युद्ध हुआ था उसका क्या प्रभाव था? सबसे पहले चीन की प्रतिष्ठा को आघात लगा, क्योंकि चीन इस युद्ध में हार गया था और ब्रिटेन ने अपनी शर्तों पर चीन में व्यापार करने के लिए चीन को मना लिया था। नेक्स्ट, चीन की आर्थिक समस्याओं का बढ़ना। अब चीन पर काफ़ी सारी शर्तें लाद दी गई थी ब्रिटेन के द्वारा, तो चीन की आर्थिक स्थिति जो थी चीन की खराब हो गई थी। खुले द्वार की नीति। चीन की जो कोहोंग नामक संस्था थी जो कि बाहरी व्यापार को नियंत्रित करती थी, उसको इस युद्ध के बाद भंग कर दिया गया था नॉनकिंग की संधि के द्वारा। अब जो थे वो बाहरी व्यापारी जो थे वो बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से चीन के किसी भी भाग में जा सकते थे, कहीं पर भी व्यापार कर सकते थे, जिसे खुले द्वार की नीति कहा गया था, जिससे चीन का जो था वो प्रत्येक क्षेत्र में पतन होना शुरू हो गया था। ताइपिंग विद्रोह जो था ये एक अंदरूनी विद्रोह जिसे हम कह सकते हैं वो हो गया था, क्योंकि चीनी सरकार जो थी वो किसी भी प्रकार से इस जो सिचुएशन बनती जा रही थी, स्थिति बनती जा रही थी, उस पर काबू नहीं पा सकती थी, जिस कारण चीन में विद्रोह शुरू हो गए थे। साम्राज्यवाद का युग। अब चीन में बाहरी शक्तियों के लगातार आने से उन शक्तियों में भी चीन में अपने हिसाब से व्यापार करने में होड़ मच गई थी, जिस कारण साम्राज्यवाद का युग आरंभ हुआ था। फिर नेक्स्ट आता है निष्कर्ष। प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 ने चीन की दुर्बलता को पूरे विश्व के सामने प्रकट कर दिया। इससे विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के द्वारा चीन में व्यापार करने के लिए सुविधाएं हासिल करने की होड़ मच गई, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा और चीनी नागरिकों और चीनी सभ्यता का पतन होने लगा, जिसके दूरगामी प्रभाव पड़े थे। फिर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, 1945 ईस्वी के बाद जापान। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के दौरान जापान ने अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की। जापान के तीव्रता से बढ़ रहे प्रभाव ने
मित्र राष्ट्रों को चिंतित कर दिया। अतः संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 व 9 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा व नागासाकी नामक 2 जापानी शहरों पर परमाणु बम गिराए। इन बमों ने इतना व्यापक विनाश किया कि जापानी सम्राट हिरोहितो को समर्पण करना पड़ा। इसके बाद जापान पर 1945 से 1952 तक अमेरिका के जनरल डगलस मैकार्थर ने शासन किया। उसके शासनकाल में हुए जापान के सुधारों का वर्णन इस प्रकार है। क्या क्या सुधार किए गए थे? जापान का निरस्त्रीकरण किया गया था, युद्ध अपराधियों पर अभियोग लगाए गए थे, जापान का नया संविधान बनाया गया था, शिक्षा सुधार किए गए थे और आर्थिक सुधार किए गए थे। सबसे पहला पॉइंट, जापान का निरस्त्रीकरण कैसे किया गया था? डगलस मैकार्थर द्वारा जापान का निरस्त्रीकरण करने के लिए जापान की थल सेना व नौसेना को भंग किया गया। जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा को बंद कर दिया गया। युद्ध सामग्री बनाने वाले सभी उद्योगों को बंद कर दिया और वैज्ञानिकों द्वारा युद्ध सामग्री की नई खोजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। युद्ध अपराधियों पर अभियोग, युद्ध के लिए जिम्मेदार जितने भी अधिकारी थे उन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत ने मुकदमा चलाया। जनरल तोजो व अन्य सहयोगियों को मृत्युदंड दिया गया। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करने वाली समितियों को भंग कर दिया गया और पाठ्यक्रम से ऐसी पुस्तकों को भी हटा दिया गया। जापान का नया संविधान बनाया गया। कैसे बनाया गया? जापान में 1947 में नया संविधान बनाया गया जिसने 1889 ईस्वी के मेइजी संविधान का स्थान लिया। इस संविधान के अनुसार सम्राट से शक्तियां छीनकर डाइट के अधिकार बढ़ा दिए गए और डाइट को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। जापान को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया। महिला मताधिकार को भी प्रचलन में लाया गया। आर्थिक सुधार क्या किए गए? आर्थिक दशा सुधारने के लिए डाइट द्वारा विभिन्न नियम पारित किए गए। अनुपस्थित जमींदारों से भूमि छीनकर किसानों में बांट दी गई। मजदूरों को श्रमिक संघ बनाने के अधिकार दिए गए। जाइबात्सु जो कि एक धनी पारिवारिक संस्था थी उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। शिक्षा सुधार क्या किए गए? जापान में परंपरावादी शिक्षा को परिवर्तित कर आधुनिक पश्चिमी शिक्षा को लागू किया गया। पाठ्यक्रम में या फिर पाठ्य पुस्तकों में सम्राट की जो उपासना और नैतिक शिक्षा को हटाकर लोकतंत्र की शिक्षा पर बल दिया गया। 9 वर्ष तक अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा दी गई। निष्कर्ष, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अमेरिका के शासनकाल के अंतर्गत जापान में प्रभावशाली सुधारों की दिशा में काम किए गए थे जिनसे जापान में अंधकार से प्रकाश का मार्ग प्रशस्त हुआ था। डॉक्टर सेन के अनुसार जापान पर अमेरिकी आधिपत्य यद्यपि 7 वर्ष तक रहा था परंतु यह जापान के भावी विकास के लिए आवश्यक था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे वर्ल्ड हिस्ट्री से SPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के मेंस एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट बनते थे कुछ एक बनाने की कोशिश की गई है और देख लीजिएगा आप इसे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगती है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।